अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। GW बेसिक के कंप्लीट ट्यूटोरियल की आज क्लास नंबर 9 है और उसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स इन GW बेसिक, यानी ऑपरेटर्स जो हैं GW बेसिक में कौन कौन से यूज़ होते हैं और किस तरीके से यूज़ होते हैं। उसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आ जाएंगे जिसके ज़रिए से हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स आ जाएंगे, नेगेशन ऑपरेटर्स आ जाएंगे। तो उन सब को आज हम क्लास नंबर 9 में GW बेसिक की आज रीड करेंगे कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जो GW बेसिक में काम करते हैं और उनके क्या सिंबल्स हैं। राइट, तो चलते हैं जी GW बेसिक की तरफ। जी बच्चों, तो आज थोड़ा सा पहले थ्योरी का है वो हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में कि उसके किस तरह के जो हैं वो सिंबल्स यूज़ होते हैं। राइट, तो ऑपरेटर्स इन बेसिक, operators are the symbols which are used to perform certain operations on data। यानी ऑपरेटर्स बेसिकली होते क्या हैं, वो सिंबल्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं ख़ास किस्म के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए डाटा के ऊपर। These includes arithmetic, relational, logical and assignment operators। अब ये ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? तमाम के तमाम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स जिससे हम रिलेशन शो करते हैं किसी भी वेरिएबल्स का आपस में, लॉजिकल ऑपरेटर्स ट्रू एंड फॉल्स वाले, एंड असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि इज इक्वल टू का होता है, जैसे हम जिससे किसी चीज़ को, किसी नंबर को किसी वेरिएबल के साथ असाइन करते हैं उसकी वैल्यू। राइट, तो सबसे पहले हम देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म द अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज़। राइट, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो होते हैं जिसके अंदर तमाम के तमाम अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाते हैं। और अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं? नंबर 1 एडिशन, सब्ट्रैक्शन। राइट, अब सिंबल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए वही प्लस और माइनस होते हैं। ठीक है जी, नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उसको कैसे लिखते हैं? a+b और a-b, सिंपल। और बेसिक में भी, GW बेसिक में भी जो एक्सप्रेशन हम लिखते हैं इसको कैलकुलेट करवाने के लिए, वो हम सेम उसी तरीके से लिखते हैं जैसे हम आम रूटीन में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखते हैं, a+b और a-b। ठीक है जी, नेक्स्ट थर्ड वन क्या है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, उसके लिए GW बेसिक में सिंबल कौन सा यूज़ होता है? स्टेरिक का। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उसको कैसे लिखते हैं? a मल्टीप्लाई बाय b, क्रॉस का निशान। ठीक है जी, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखते हैं जैसे हम आम रूटीन में मैथ के क्वेश्चंस पेपर पे सॉल्व करते हैं तो उस वहाँ हम लिखते हैं a क्रॉस b। लेकिन GW बेसिक में जब मल्टीप्लिकेशन हमने करनी होगी उसके लिए हमें दिस वन स्टेरिक यूज़ करना पड़ेगा। स्टेरिक साइन इज़ यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन इन GW बेसिक लैंग्वेज। राइट, डिवीजन के लिए क्या है जी? स्लैश यूज़ करते हैं, सिंबल स्लैश है। और a/b अलजेब्रिक में और इसमें GW बेसिक में भी a/b। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट होता है ना, जैसे पावर्स होती हैं किसी नंबर्स की, किसी वेरिएबल की, x⁻²। राइट, तो वो जो पावर 2 होती है उसको शो करने के लिए जो सिंबल है वो है कैरेट साइन। जैसे उल्टा v होता है, v को उल्टा करके लिख देते हैं तो वो कैरेट साइन होता है। और आपके कीबोर्ड के ऊपर भी जो है वो ये साइन जो है वो पाया जाता है। मतलब डिफरेंट लोकेशंस होती हैं कीबोर्ड्स के ऊपर डिपेंडिंग ऑन द कीबोर्ड यू आर यूजिंग। मेरे पास जो लैपटॉप के ऊपर है वो है 6 के ऊपर, 1 2 3 वाले नंबर्स होते हैं जो न्यूमेरिक पैड होता है उसके ऊपर 6 के ऊपर है, वो शिफ्ट के साथ कैरेट साइन लिखा जाता है। ठीक है जी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इसको कैसे लिखते हैं? a⁻n। और GW बेसिक में हम कैसे लिखते हैं? a कैरेट साइन n, यानी a और उसके बाद हम कैरेट का साइन कीबोर्ड से लगाएंगे और फिर हम n लिख देंगे, यानी जो भी उसकी पावर होगी। अब n की पावर 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है जी, नेगेशन, जैसे हमने नॉट का साइन पढ़ा था उसके लिए डैश यूज होता है। और यानी जैसे a है फॉर एग्जांपल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे लिखते हैं? -a। आपके पास एक वैल्यू a है, आपने उसको निगेट कैसे करना है? उसके साथ माइनस का साइन लगा देना, डैश का साइन। ठीक हो गया।
और GW बेसिक में भी हम यही काम करेंगे, यानी नॉट पूरा नहीं लिखेंगे, NOT नॉट, और यहाँ पे हम उसके लिए सिंबल कौन सा यूज करेंगे, -a, राइट। मॉड्यूलस और इंटेग्रल डिवीजन, दीज आर टू इंटर रिलेटेड जो हैं वो साइंस हैं, ऑपरेशंस हैं। कैसे ये दोनों डिवीजन में यूज होते हैं, राइट। कैसे दोनों डिवीजन में यूज होंगे कि जब हम किसी भी दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, जैसे a डिवाइडेड बाय b, फॉर एग्जांपल अगर आप 8 को 3 से डिवाइड करें तो आंसर आपके पास क्या आता है, 3 2s 6 आ जाएगा, यानी आपका कोशेंट जो है वो 2 आएगा और रिमाइंडर भी 2 आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब एक और नंबर हम लेते हैं, जैसे 20 को हम 4 से डिवाइड करें तो आपका कोशेंट क्या आएगा, 5 आ जाएगा और रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसी तरह से डिवीजन के प्रोसेस में अगर आपको रिमाइंडर की वैल्यू चाहिए हो तो आप ये मॉड्यूलस का ऑपरेटर यूज करते हैं। इसका साइन है MOD और आप लिखते हैं उसको कैसे है, A mod B, यानी A को B से डिवाइड किया तो जो मॉड आपको ये ऑपरेटर आपने लगाया है ये आपको रिजल्ट देगा रिमाइंडर का। GW बेसिक के ऑपरेशन में भी हम यही ऐसे ही इसको यूज करते हैं, A mod B, यानी आपने फॉर एग्जांपल 20 को अगर 4 से डिवाइड किया, आप क्या लिखेंगे, 20 mod 4, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, आपका रिमाइंडर मिलेगा जो कि 0 है। ठीक हो गया। और अगर आप इंटेग्रल डिवीजन यूज करते हैं, स्लैश का साइन जो है वो यूज करते हैं, ये आपको कोशेंट देता है। यानी अगर हम वही 20 वाली एग्जांपल लें, 20 डिवाइडेड बाय 4, तो क्या होगा, ये आपको आंसर देगा 5, राइट। द यूज ऑफ फर्स्ट 6 ऑपरेटर्स इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी वो तो सिंपल से है, प्लस माइनस वगैरह। द लास्ट 2 ऑपरेटर्स आर मॉड्यूलस, also called remainder operator, and integral division. Contrary to the division operator which returns the quotient, the modulus operator returns the remainder of an integral division. जैसे अभी हमने उसको डिस्कस किया कि मॉड ऑपरेटर आपको क्या देता है, रिमाइंडर देता है। फॉर एग्जाम्पल इफ A and B are the two integer having values 8 and 3 respectively, then the express the A mod B will be evaluated to 2, which is the remainder of the integral division. The integral division does not allow a fractional value in the quotient, क्योंकि जो इंटेग्रल डिवीजन है वो आपको पॉइंट वाली वैल्यूज अलाउ नहीं करती। इंटेग्रल डिवीजन कौन सी, दिस वन। ठीक है जी। इसके लिए साइन कौन सा है, बैक स्लैश है। इसमें आपको जब भी आंसर मिलेगा वो विदाउट डेसिमल पॉइंट आपको आंसर मिलेगा, यानी अगर आप डिवीजन के लिए ये फॉरवर्ड स्लैश यूज करेंगे तो ये आपको जो क्वोशंट वाला आंसर देगा ये पॉइंट में भी आपको आंसर दे सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका आंसर पॉइंट में ना आए, डेसिमल में ना आए, फिर आप उसके लिए बैक स्लैश वाला इंटेग्रल यूज कर सकते हैं। यानी डिवीजन के टोटल यहाँ पे 3 आपके पास ऑपरेटर्स आ गए, एक सिंपल डिवीजन, फॉरवर्ड स्लैश उसका साइन है, और एक मॉड्यूलस आ गया जो कि आपको डिवीजन का में रिमाइंडर आपको रिटर्न करता है, और एक आपके पास आ गया इंटेग्रल डिवीजन जिसका साइन क्या है, बैक स्लैश। ये आपको क्या रेस्ट्रिक्ट करता है कि जो आपका ये देगा ये भी आपको क्वोशेंट ही, जैसे आपको ये डिवीजन वाला क्वोशेंट देता है, लेकिन डिवीजन वाला अगर फॉरवर्ड स्लैश आप यूज करेंगे तो उसमें ये आपको पॉइंट वाला आंसर भी रिटर्न कर सकता है। लेकिन जो अगर आप बैक स्लैश से इंटेग्रल डिवीजन यूज करेंगे तो ये आपको पॉइंट वाला आंसर नहीं देगा, जस्ट इंटीजर उसका रिटर्न करेगा, राइट। तो ये थे जी आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब हम चलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की तरफ। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर 2 वैल्यूज, यानी रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, ये किसी भी 2 वैल्यूज को आपस में कंपेयर करते हैं। दीज ऑपरेटर्स ऑलवेज इवेल्युएट्स टू ट्रू और फॉल्स, यानी हमेशा या तो इनका रिजल्ट ट्रू होता है या फॉल्स होता है। ठीक है जी। दे ऑलवेज प्रोड्यूस अ नॉन जीरो वैल्यू, और ये हमेशा नॉन जीरो वैल्यू जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, इन मोस्ट केसेस 1, राइट। कि यानी या वो 0 हो सकती है वैल्यू या 1 हो सकती है, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं हो सकती। इफ द रिलेशनल एक्सप्रेशन इवेल्युएट्स टू ट्रू
और अ जीरो वैल्यू इफ द रिलेशनल ऑपरेटर इवेल्युएट्स टू फॉल्स। यानी ये हमेशा नॉन जीरो वैल्यू 1 जो है उस टाइम आपको रिजल्ट देंगे जब आपका एक्सप्रेशन जो है, रिलेशनल एक्सप्रेशन जो है वो इवेल्युएट्स होगा ट्रू, राइट। और ये जीरो आपको वैल्यू तब देंगे जब आपका आंसर होगा फॉल्स। देयर आर 6 बेसिक रिलेशनल ऑपरेटर्स in basic. Suppose a, b and c are 3 integer variables having values 1 2 3 2 1 5 and 1 2 3। यानी a की वैल्यू है 1 2 3, b की वैल्यू है 2 1 5 एंड c की वैल्यू है 1 2 3, राइट। a और c की वैल्यूज इक्वल है और b की वैल्यू है 2 1 5। अब हम ये वैल्यूज बेसिकली ली हैं आपको एज एन एग्जाम्पल यहाँ पे शो करने के लिए कि हम इक्वल टू का अगर ऑपरेशन करेंगे, कंपैरिजन हो रहा है, सिंबल उसका क्या है, इज इक्वल टू। एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू c, यानी इफ की कंडीशन हम लगाते हैं ना कि इफ a इज इक्वल टू c। अब हम a और c की वैल्यू चेक करेंगे, दोनों की इक्वल है तो ऑब्वियसली इसका आंसर जो है वो ट्रू आएगा। तो एवेल्युएशन ट्रू हो गई और आंसर जो है वो नॉन जीरो आ जाएगा। नॉन जीरो क्या आएगा, अंडरस्टूड है कि वो 1 आएगा। क्यों, इसलिए कि ट्रू और फॉल्स में या आपका आंसर जो है वो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, उसके अलावा कोई नहीं आ सकता, राइट। सेकेंड ऑपरेटर क्या है, लेस देन। लेस देन का साइन सिंबल है इसका। इसी तरह से ग्रेटर देन का साइन जो आप हमेशा यूज करते हैं वो है, कैसे इसको लिखते हैं, b ग्रेटर लेस देन a और a ग्रेटर देन c। अब देखें b ग्रेटर देन a, b की वैल्यू क्या थी 2 1 5 थी और a की वैल्यू क्या है 1 2 3 है, तो b लेस देन a है, नो, इट्स अ फॉल्स आंसर। तो हम क्या लिखेंगे, फॉल्स, और आंसर उसका आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 0। इसी तरह से ग्रेटर देन में देखें a ग्रेटर देन c। अब a की वैल्यू कितनी है 1 2 3, c की भी 1 2 3 है, दोनों इक्वल हैं, नॉट a इज ग्रेटर देन। इसका मतलब है इसका आंसर भी फॉल्स है जो कि हमें वैल्यू 0 प्रोवाइड करेगा। लेस देन और इक्वल टू, लेस और इक्वल, ठीक है जी, क्या है a लेस इक्वल टू b। अब a की वैल्यू कितनी थी 1 2 3, b की वैल्यू है 2 1 5। अब देखिए उसने दो कंडीशंस इकट्ठी लगा दी हैं, दो रिलेशनल ऑपरेटर्स इकट्ठे लगा दिए हैं कि a जो है वो या तो b से लेस है या इक्वल है, यानी दोनों में से कोई सा एक आंसर ट्रू हो जाएगा तो हमारा आंसर ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब a की वैल्यू ऑब्वियसली लेस है b से, तो क्या है आंसर हमारा ट्रू आ गया और वैल्यू जो है वो नॉन जीरो यानी 1 आ गई। ग्रेटर देन में भी ऐसे ही b लेस इक्वल टू a, तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि b की वैल्यू a से कैपिटल है, ना वो स्मॉल है ना वो इक्वल है, तो वो फॉल्स है, आंसर 0। नॉट इक्वल टू में क्या है जी, दोनों एक लेस देन और फिर आगे ग्रेटर देन का सिंबल यूज होता है, a नॉट इक्वल टू b, तो क्या है जाहिर है बराबर नहीं है, तो ये ट्रू होगा, आंसर ट्रू और रिजल्ट आपका नॉन जीरो, ठीक है जी। ये थे रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स, लेट अस कंबाइन सिंपल कंडीशन टू कंस्ट्रक्ट मोर कॉम्प्लेक्स वंस। बाय कंडीशन वी मीन एन एक्सप्रेशन इवेल्युएटिंग टू ट्रू और फॉल्स। यानी क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, ये मोर देन वन एक्सप्रेशंस को एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। यानी जैसे हमने यहाँ पे लगाया ना कि लेस इक्वल, ग्रेटर इक्वल, ठीक है, दो कंडीशंस को हमने इकट्ठा कर दिया। इसी ये तो थे, लेकिन रिलेशनल ऑपरेटर्स ये कंपेयर कर रहे थे ये चीज़ें। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होंगे, हमारे दो या दो से ज़्यादा जो स्टेटमेंट्स हैं, जो कंडीशंस हैं या जो एक्सप्रेशंस हैं, उनको आपस में कनेक्ट करेंगे, राइट। कैसे करेंगे वो हम देखते हैं अभी। दीज आर एंड, और एंड नॉट ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, एंड, और, एंड, नॉट, ये 3 ऑपरेटर्स जो हैं वो लॉजिकल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। फर्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर दैट इज एंड, व्हेन कंबाइंस 2 कंडीशंस evaluates टू ट्रू। अब इस पे गौर कीजिएगा, एंड जो है वो अब जो है वो मिलता है 2 ऐसी कंडीशंस को कंबाइन करता है और वो हमेशा रिजल्ट ट्रू में तब देगा इफ बोथ द कंडीशंस आर ट्रू, राइट।
कि अगर दोनों कंडीशंस, जिन दो कंडीशंस को आपस में हमने कंबाइन किया है, अगर वो दोनों का रिजल्ट सेपरेटली ट्रू होगा तो कंबाइन होके भी दोनों ट्रू होंगी। ठीक है जी। अदरवाइज इट इवेल्युएट टू फॉल्स, अदरवाइज जो है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, वो फॉल्स हो जाएगा। यानी दोनों में से अगर एक कंडीशन ट्रू है और एक फॉल्स है तो फिर हमारा एंड का ऑपरेशन, जो एंडिंग रिजल्ट होगा, वो फॉल्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम अगर यहीं से एग्जाम्पल लेते हैं, हम कहते हैं जी ए, ये वाली एग्जाम्पल लेते हैं, हम कहते हैं जी ए इज इक्वल टू सी एंड, यहां मैं आपको नोट्स में लिख के दिखाती हूँ। ठीक है जी। यहाँ पे दिस वन, अगर मैं ये कहूं जी ए इज इक्वल टू सी एंड, ठीक है, और दूसरी मैं कहूं एक एग्जाम्पल, ए इज ग्रेटर देन सी, ए इज ग्रेटर देन सी। अब ये देखें, दो कंडीशंस मैंने साथ मिला दी हैं, किसके थ्रू? लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू। पहली कंडीशन मैंने दे दी ए इज इक्वल टू सी एंड दूसरी दी ए ग्रेटर देन सी। अब इसका क्या रिजल्ट आएगा? इन्हीं वैल्यूज को जो हमने अभी एग्जाम्पल में यूज की थी, ए की वैल्यू हमने ली थी 1 2 3 और सी की हमने ली थी 1 2 3। ठीक है। अब देखें, जाहिर है दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? ए इज इक्वल टू सी का ट्रू आ जाएगा। और इसका रिजल्ट क्या आएगा? ए ग्रेटर देन सी, इसका रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स। तो क्या होगा कि इसका रिजल्ट फॉल्स है, इसका रिजल्ट ट्रू है, तो जो हमारा एंडिंग रिजल्ट है वो भी फॉल्स होगा। क्योंकि एंड की कंडीशन के लिए, एंड के लॉजिकल ऑपरेटर के ट्रू होने के लिए हमारे पास यहाँ पे अगर दो कंडीशंस हैं तो दोनों का रिजल्ट ट्रू होना जरूरी है। यानी इसका अगर 1 रिजल्ट आए, ए इज इक्वल टू सी पहली कंडीशन, और फिर जो है एंड दूसरी कंडीशन का रिजल्ट भी 1 आए, यानी ट्रू आए। ठीक है जी। तो आपका एंडिंग रिजल्ट जो है वो 1 आएगा, यानी ट्रू आएगा। अगर एक का रिजल्ट आपका 1 और एक का 0 आ जाए, यानी ये ट्रू और ये फॉल्स हो जाए, तो फिर आपका जो एंडिंग रिजल्ट है वो भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि ए इज लेस देन बी के, अब देखें ए इज इक्वल टू सी हमारा ट्रू था। अब ए की वैल्यू क्या थी? 1 2 3 और बी की थी आई थिंक 2 1 5 थी। ठीक है। तो जाहिर है बी बड़ा है, ए छोटा है, तो हमने कंडीशन जहाँ क्या लगाई? ए लेस देन बी के, तो कंडीशन ट्रू हो गई। इट मीन्स कि इसका आंसर भी हमारे पास जो है वो 1 आ गया। अब ये भी ट्रू आ गया, ये भी आंसर ट्रू आ गया, दरमियान में हमारे पास एंड है, तो हम यहाँ पे भी आंसर हमारा ट्रू आ जाएगा। राइट। तो इसी तरह से हम जो है वो और की एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेकेंड लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है, और उसका क्या है जी? ए, पहले हमने एंड लगाया इन्हीं कंडीशंस के दरमियान, अब मैं लगाती हूँ और की कंडीशन, ए इज इक्वल टू सी, यहाँ मैंने लिख दिया और दूसरी कंडीशन मैंने उसको क्या दी? ए इज इक्वल टू बी। ठीक है जी। अब क्या होगा? ए इज इक्वल टू सी ट्रू है, इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। ठीक है जी। दरमियान में है अब और हमारे पास, और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है? ए इज इक्वल टू बी। ए की वैल्यू 1 2 3 थी और बी की है 2 1 5, तो ये इक्वल नहीं है, जाहिर है, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। अब देखें, अब इसका हमारे पास फाइनल आंसर क्या होगा जी? 1। क्यों? इसलिए कि दरमियान में इसमें हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर था वो था और का क्या मतलब होता है? या, यानी या ये ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए, दोनों में से कोई एक सी कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो आपका आंसर जो है वो ट्रू आ जाएगा। जबकि एंड में इसके उलट था, एंड का कंडीशन, एंड का आंसर 1 आने के लिए, ट्रू आने के लिए तमाम कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है। यानी ये भी ट्रू हो एंड ये भी ट्रू हो, तब आपका फाइनल आंसर जो है वो ट्रू आएगा।
जबकि और में चाहे यहाँ पे 10 कंडीशंस हम लगा दें विद और ऑपरेटर, तो क्या होगा, कोई एक सी भी ट्रू हो जाएगी तो हमारा जो है वो आंसर 1 आएगा। जैसे हमने ट्रूथ टेबल बनाए थे पहले, इसी तरह से ये लॉजिकल ऑपरेटर्स के एंड और के भी आपके जो है वो ट्रूथ टेबल जो है वो बनते हैं। ठीक है जी। इसी तरह से अब आ जाए नॉट ऑपरेटर की तरफ। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, ये नॉट का टेबल आपको नजर आ रहा होगा यहाँ, ये नॉट यानी वैल्यू हमारे पास x है, दूसरी वैल्यू कौन सी है, नॉट। अगर हम तो ये क्या बन जाएगा, नॉट x। ठीक हो गया। फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, नॉट x, जब हम इन दोनों को मिलाएंगे। अब एक आंसर हमारा ट्रू है, साथ हम इसके नॉट ट्रू लगा देते हैं। नॉट ट्रू मीन फॉल्स, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। अब एक हमारे पास आंसर है फॉल्स, उसके साथ अगर हम नॉट का साइन अभी हमने पढ़ा डैश होता है। ठीक है जी। तो नॉट एफ लगा दें, नॉट फॉल्स लगा दें, तो आंसर हमारा नॉट फॉल्स का क्या मतलब है, यानी वो फॉल्स नहीं है, इसका मतलब है वो ट्रू है। तो फाइनल रिजल्ट हमारा जो है वो ट्रू आ जाएगा। ठीक है जी। अभी मैंने ट्रुथ टेबल की बात की, ये दो जो है वो वेरिएबल लिए एक्स और वाई, एंड ऑपरेटर हमने यूज किया, तो जाहिर है ये दो वेरिएबल्स हैं तो इसके 4 कम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4 कम्बिनेशंस बन गए, जिसमें पहले कम्बिनेशन में क्या है, दोनों ट्रू हैं। तो ऑब्वियसली एंड के ऑपरेटर में दोनों ट्रू का मतलब है फाइनल आंसर ट्रू। ठीक है जी। अब इसमें सेकंड ऑप्शन में पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, आंसर फॉल्स। क्यों, इसलिए कि हम एंड ऑपरेटर जो है वो यूज कर रहे हैं। तीसरे में पहला फॉल्स है और दूसरा ट्रू है, इसके लिए एंड के लिए दोनों का ट्रू होना जरूरी है, इसलिए ये भी फॉल्स हो गया। और जहाँ पे दोनों ही फॉल्स है वहां पे तो अंडरस्टूड है कि वो फॉल्स आंसर ही आएगा। ये इसका इतना हिस्सा जो है सेकंड पोर्शन, ये एंड का क्या है, ट्रूथ टेबल है। इसी तरह से और का ट्रूथ टेबल, दिस वन, दो ऑपरेटर लिए, इसी तरह से इसके 4 कम्बिनेशन बनेंगे। ये x की 4 वैल्यूज, ये y की 4 वैल्यूज, ये इसके दरमियान कम्बिनेशन बना दिया हमने और ऑपरेटर लगा के, ये उनके रिजल्ट्स। अब दोनों ट्रू है तो ऑब्वियसली ट्रू हो जाएगा। एक ट्रू है, ठीक है, एक फॉल्स है, ट्रू। ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये ट्रू। यहाँ पे फॉल्स सिर्फ वो होगा जहाँ पे दोनों आंसर हमारे फॉल्स होंगे, दोनों या 2 से ज्यादा वेरिएबल। अगर आप एक्स वाई जी 3 वेरिएबल यूज कर लेते हैं तो ऑब्वियसली उसके 3 कॉलम्स बन जाएंगे यहाँ पे, एक्स वाई और जी। फिर वहां पे ये फॉल्स कहाँ होगा, जहाँ पे तीनों वेरिएबल जो है वो फॉल्स होंगे, तीनों की वैल्यू फॉल्स होगी। तो ये ट्रुथ टेबल बने हुए हैं, ये नॉट का, ये एंड का और ये और का, राइट। तो ये थे जी आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स। आगे है कंकैटिनेशन ऑपरेटर, ये 2 छोटे छोटे ऑपरेटर आगे हैं, इसको हम कर लें फिर हम आज का लेक्चर एंड करते हैं। कंकैटिनेशन ऑपरेटर क्या करता है जी, ऑल रिलेशनल ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड विद स्ट्रिंग्स टू परफॉर्म कंपैरिजन। इन एडिशन टू द रिलेशनल ऑपरेटर्स another operation called string concatenation can also be applied to a string constant, यानी string के ऊपर हम concatenation operator भी यूज कर सकते हैं। आपने नोट किया होगा जब हम प्रोग्राम्स बनाते हैं GW बेसिक के, उसमें जब हम इस तरह से करवाते हैं, $, इसको हमने पंजाब टेक्स्ट फॉर एग्जांपल दे दिया, $, एक वेरिएबल, या $, हमने क्यों लगाया, क्योंकि ये टेक्स्ट हम उसको जो है वो स्ट्रिंग दे रहे हैं। ये हमने 2 वेरिएबल ले लिए, फिर हमने कराया प्रिंट ए और प्रिंट बी, तो ये प्रिंट ए की वैल्यू ऊपर वाली लाइन में डिस्प्ले करता है, प्रिंट बी की नीचे वाली लाइन में। लेकिन हम चाहते हैं कि ये इस तरह से एक ही लाइन में इसको डिस्प्ले करे, वेरिएबल 2 ही हो लेकिन उसका रिजल्ट वो जब हम प्रिंट ए बी कराएं तो वो इस तरह से हमें एक ही लाइन में शो करे। उसके लिए हमें वेरिएबल्स को कनकैटिनेट कराना पड़ता है, राइट। ये हम अभी प्रैक्टिकल में करके देखते हैं, पहले यहाँ से हम इसको पढ़ लें। द सिंबल फॉर स्ट्रिंग कंकैटिनेशन ऑपरेटर इज प्लस एंड इट ज्वाइंस 2 स्ट्रिंग्स, और ये 2 स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करता है। यानी अगर आपने 3 स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करना है तो पहले 2 के दरमियान में ये सिंबल लगाएंगे, फिर जो है 2 के बाद और 3 से पहले
यही सिंबल लगाएंगे प्लस का तो आपकी थर्ड भी ज्वाइन हो जाएगी। कंसीडर द एडजॉइनिंग फिगर शोन इन दिस, ये फिगर आपको शो कर रहा है। तो यहाँ से हम असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ लें, फिर हम इसका प्रैक्टिकल जो है वो परफॉर्म करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज टू स्टोर अ वैल्यू, स्ट्रिंग और अ कंप्यूटेशनल रिजल्ट इन वेरिएबल। इन बेसिक द सिंबल इज इक्वल टू रिप्रेजेंट द ऑपरेटर, दैट इज वेरिएबल नेम इज इक्वल टू एक्सप्रेशन। यानी जैसे हम देते हैं ना x इज इक्वल टू 10, तो ये x क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन में 10 आ जाएगा, यानी उसकी वैल्यू जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और अगर आपका स्ट्रिंग वेरिएबल है तो उसमें आप कोई सी भी स्ट्रिंग, हेलो वर्ड, GW बेसिक या कुछ भी आप जो है उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ये सिंपली जो है असाइनमेंट ऑपरेटर ये यूज़ होता है। और ये ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस है, जिसको आप कहते हैं ना उसकी रैंकिंग के, उसकी प्रेसिडेंस क्या है, पहले कौन सी चीज़ जो है वो सॉल्व होती है। जैसे मैथ्स में हम करते हैं, अगर बार वाली कोई ऑप्शन हो तो हम सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं, फिर स्मॉल ब्रैकेट वाली, फिर करली ब्रेसेस वाली, फिर जो है स्क्वायर ब्रैकेट वाली। इसी तरह से ये इनकी प्रेसिडेंस होती है, इनकी प्रायोरिटी होती है। GW बेसिक में क्या प्रायोरिटी है, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर कैरेट साइन, फिर नेगेशन, यानी अगर नॉट वाला कोई एक्सप्रेशन है तो आप पहले उसको सॉल्व करेंगे, फिर आप स्टेरिक और डिवीजन की तरफ आएंगे, मल्टीप्लिकेशन की तरफ। ठीक हो गया। और फिर इंटेग्रल का साइन है, यानी ये इसकी प्रेसिडेंस कितनी है, 1 2 3 4 और 5th नंबर पे इंटेग्रल डिवीजन की प्रायोरिटी है, 6 पे मॉड की है, 7th पे प्लस और माइनस की है, 8 पे ये रिलेशनल ऑपरेटर्स की है, और 9 पे जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स की है, और 10 पे असाइनमेंट ऑपरेटर की। ऑब्वियसली असाइनमेंट ऑपरेटर सबसे एंड पे आएगा, जहाँ पे हमारा रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट इज इक्वल टू जो आंसर हमारे पास आता है उसकी जो प्रायोरिटी है वो सबसे एंड पे है। ठीक है जी, ये तो थी थ्योरी की बात। अब हम चलते हैं GW बेसिक के एडिटर की तरफ प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए कंकैटिनेशन ऑपरेटर का। जी तो बच्चों, मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की कर ली है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम वो फ़ाइल को लोड करेंगे। GW बेसिक की मैंने फ़ाइल बनाई है, इसके अंदर लोड पाथ उसका देंगे। हमेशा जो हम फ़ोल्डर एक GW बेसिक का बनाया हुआ है E ड्राइव के ऊपर, राइट, और फाइल का नेम मैंने रखा concat.bs। ठीक है जी, ये मैंने लोड कर ली। अब मैं इसको लिस्ट करवा लेती हूँ ताकि आपको दिखा दूँ। ठीक है जी, ये फ़ाइल मैंने क्रिएट की, इसमें a इज़ इक्वल टू 10 लिखा, b $, क्योंकि हमने इसको स्ट्रिंग पास करनी है इसलिए इसको हमने $साइन साथ लगाया इस वेरिएबल के। पंजाब टेक्स्ट बुक लिखा यहाँ पे, और एक और वेरिएबल लिया स्ट्रिंग टाइप का, उसमें बोर्ड और लाहौर लिखा। अब ये देखें, यहाँ मैंने कराया प्रिंट a, प्रिंट b और प्रिंट c $। तो ये क्या करेगा कि ये पहले मुझे इन तीनों की वेरिएबल्स की अलग अलग लाइन पे रिज़ल्ट देगा, और फिर मैंने कराया हुआ है कंकैटिनेशन ऑपरेटर यूज़ करके प्रिंट b $, और प्लस का साइन जो कि कंकैटिनेशन ऑपरेटर था, और फिर c $। यानी ये $, आपने स्ट्रिंग का जो भी वेरिएबल होगा उसके साथ आपने यहाँ भी यूज़ करना है, जब आप असाइन कर रहे होंगे प्रिंट करते हुए भी यूज़ करना है उन वेरिएबल्स के साथ। ठीक है जी, अब हमें ये दो कितने रिजल्ट देगा, 1 2 3, और ये हमें अलग अलग वैल्यूज़ देगा, और ये हमें कंकैट करके एक ही लाइन पे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड देगा। ठीक है जी, मैं इसको रन करती हूँ, F2 से रन होता है, राइट। ये हमारे पास पहला प्रिंट आ गया एक ही वैल्यू, ये दूसरा प्रिंट आ गया पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। ठीक है जी, पंजाब टेक्स्ट बुक, और ये C की वैल्यू आ गई बोर्ड लाहौर। ये तो हमारा यहाँ तक रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे जो मैंने कंकैटिनेशन ऑपरेटर यूज़ किया प्रिंट b $, प्लस c $, तो देखें यहाँ पे उसने कंकैट करके पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर एक ही लाइन में हमें उसने दिखाया है। ठीक है जी, तो ये था कंकैटिनेशन ऑपरेटर का जो है वो प्रैक्टिकल। अगर आप इसको भी कंकैट कराने की कोशिश करेंगे प्रिंट a को इसके साथ कि प्रिंट a प्लस b $, प्लस c $, तो ये आपको टाइप मिसमैच का एरर देगा। क्यों एरर देगा, इसका आंसर आपने मुझे
वीडियो के नीचे कमेंट्स में देना है सब बच्चों ने, राइट। कि अगर हम इसको भी प्रिंट, हम कंकैटिनेशन में इसको भी यूज़ कर लेते हैं, प्रिंट A, ठीक है जी, प्लस $B प्लस $C, तो फिर क्या करेगा, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। प्रिंट, ठीक है जी, प्रिंट मैं लिखती हूँ A, कंकैटिनेशन ऑपरेटर, B, कंकैटिनेशन $, लगाना है पहले, फिर कंकैटिनेशन ऑपरेटर स्पेस देके, और फिर C, और फिर $। अगर हम इसको ये कमांड देते हैं, प्रिंट A प्लस $B प्लस $C, फिर वो क्या रिजल्ट देगा। तो आंसर आपने करना है वीडियो के कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में, ठीक है जी, वहाँ मैं आपका आंसर चेक करूँगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।